Today's case is a security breach at TJX और जो थीम है वो है जनाब एंटरप्राइज आईटी सिक्योरिटी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस केस को एनालाइज करने के, पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि यू शुड नो some basic concepts of enterprise IT security। कि IT enterprise security के जो है basic concept क्या होते हैं, ठीक है। What are some of the fundamentals IT attacks that you may face, or we can say that the attacks on the enterprise IT from either the people inside your organization or people from outside of your organization. And the next objective is to understand the roles and responsibility of everyone in the organization, including the IT department, to make sure that your enterprise IT systems are secure. And third, to understand the various types of responses that an organization can adopt whenever there is going to be a significant security incident at their enterprise IT system. ठीक है जी। So number one, basic security concepts. Number two, the role and responsibility of everyone in the organization with respect to the enterprise IT security. And third, the various types of responses that an organization can adopt whenever there is a significant hacking or intrusion attempt on their enterprise IT system. ठीक है जी। So अब पहले जो है मैं आप लोगों को जो है वो खुद ही इसके बारे में एक कंप्लीट मैं ब्रीफ कर देता हूँ केस के बारे में, and then I will give you an opportunity to go through the case in detail either right now or at your own time। ठीक है। So याद रहे कि मेरे पास अभी इस वक्त जो है वो कोई पावर पॉइंट जो है वो नहीं है। So as I speak, either you can take note on your notebook or somewhere else, or what you can do is that since this lecture will be recorded, so that you can consult this lecture later on and make your own notes। ठीक है जी। अच्छा जी, चले शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं पहले ये जो शुरू का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो है वो कंपनी का जो है थोड़ा ब्रीफ मैं आपको बता दूंगा कंपनी का ब्रीफ क्या है, एंड देन आई विल कम बैक टू दैट। ठीक है। yes. अच्छा जी, अब इसमें देखेंगे जी TJX जो है बेसिकली जो है वो एक अपैरल एंड होम फैशन रिटेलर है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का। और ये बेसिकली जो है ये ऑफ प्राइस सेगमेंट में काम करते हैं। ऑफ प्राइस सेगमेंट का मतलब जो है वो ये कि एक तो हमारे पास बेसिकली जो है वो डिफरेंट ब्रांड स्टोर्स होते हैं, ठीक है, ये स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं कि जो कि प्रीमियम प्राइसिंग पे जो है वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और एक जो होते हैं वो डीप डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, जैसे $1 स्टोर हो गया, ठीक है। ये काम करते हैं इन बिटवीन, मतलब कह लेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो डीप डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। इनका काम इस तरह से चलता है कि ये फॉर एग्जांपल कहते हैं, जिसको कहते हैं ना ऑफ सीजन प्रोडक्ट जो है, ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स को जो है सेल करते हैं, ठीक है। तो जब ऑफ सीजन होता है तो जाहिर है कि उसकी जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं। सेकेंडली जो है वो ये करते हैं कि जनाब के ये जो ब्रांड स्टोर्स हैं या जो स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो सामान बच जाता है, जो जिसकी वजूहत मल्टीपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है फोरकास्टिंग सही नहीं की, या सीजन में जो है वो सेल उनकी जो है प्रॉपरली नहीं हो सकी, एंड सो ऑन, ये उनसे भी जो है वो सामान खरीद के उसके बाद जो है उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट दे आर एन अपैरल एंड होम फैशन रिटेलर and they operate in the off price segment, ठीक है। अच्छा, अब जब ऑफ प्राइस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं तो ऑफ प्राइस सेगमेंट में जो है वो कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस को थ्राइव करने के लिए, ठीक है, जो कि आप अगर पैराग्राफ 4 को आप देखें, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वेंडर रिलेशनशिप्स एंड स्केल, ठीक है, ये 4 चीजें जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इनको जो है वो अपने सेगमेंट में जो है आउट परफॉर्म करना है। ऑलराइट, और इन तीनों चीजों को जो है वो हासिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो है एंटरप्राइज आईटी सिस्टम, ठीक है। एंटरप्राइज आईटी सिस्टम के बगैर जो है वो आप इसको जो है वो अचीव नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, अब जो इनका जो अगर आप ऑपरेशन की आप बात करें, दे आर अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इफ यू लुक एट द सेकंड पैराग्राफ, दे ऑपरेट एट मल्टीपल लोकेशन। 8 इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं इनके जो कि सिमिलर कॉमन अम्ब्रेला में काम करते हैं, यानी कि TJ Maxx, ठीक है। और जो इनकी लोकेशन है वो क्या है जनाब, यूरोप है, कनाडा है, और इसके अलावा जनाब पोर्टो रिको, ठीक है।
तो मल्टीपल लोकेशन पे ऑपरेट हो रही है जनाब। 2400 स्टोर्स हैं और जनाब 125,000 एसोसिएट्स, सो क्वाइट अ लार्ज वर्कफोर्स दे हैव, ठीक है। 17.4 बिलियन का जो है वो जनाब इनका रेवेन्यू है इन जनवरी 2007, ठीक है। सो यस, वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। और अगर आप इनका जो है साइज देखें तो इनका जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है, इफ यू लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, क्लोजेस्ट कंपेटिटर के साइज का 3 टाइम है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब के इनकी जो सिग्निफिकेंस है ऑफ प्राइस सेगमेंट में वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ जो है जनाब ये है, और अगर ये देख लें जनाब, ये जो मैं डिस्काउंट की बात कर रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, TJX sold branded apparel and home fashion at prices between 20 and 7% lower than the department or specialty store. So मतलब काफी ह्यूज डिस्काउंट है, बट वंस अगेन जो भी आपके जो डॉलर स्टोर होते हैं उसकी तरह भी नहीं है, और जो स्पेशलिटी स्टोर है उसकी तरह भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा जो है आगे चलें, ठीक है, ये पैराग्राफ जरा आप देखिएगा जनाब, जो अभी आपके पास जो पेज नंबर 3 मैंने ओपन किया है, ठीक है। देयर इज अ चेंज ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन द फॉल ऑफ 2005, ठीक है। A focus on profitable sales growth had led to a rebound in financial results for the year ending January 2007. ठीक है, in a business in which margins were low, net income as percentage of sales has moved up. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट जो इनकी बदली है, टॉप मैनेजमेंट का जो फोकस है वो है प्रॉफिटेबल सेल्स ग्रोथ, ठीक है। अगर आपको आई प्रीमियर कंपनी का केस याद हो, आई प्रीमियर कंपनी के केस में हमने देखा था कि कंपनी जो थी वो बुनियादी तौर पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आईटी सिक्योरिटी पर जो है वो इसीलिए उतना फोकस नहीं किया था क्योंकि उनका जो फोकस था वो सेल्स ग्रोथ था। वो चाहते थे कि जनाब कि उनके जो है वो अर्निंग्स हैं वो बढ़े, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़े, ताकि उनकी जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, ताकि वो अपने आप को जो है ग्रो कर सके। सिमिलर केस इज हैपनिंग हियर, देयर फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबल सेल्स ग्रोथ, ठीक है। सो प्रोबेबली केस में जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो उससे बातें बताई तो नहीं गई हैं, लेकिन जो सिचुएशन जिस तरह डिस्क्राइब की जा रही है उससे एक चीज जो है बिल्कुल क्लियर है कि इनका जो फोकस है वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पर है, और जो आईटी सिस्टम है या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सिग्निफिकेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज फार एज देयर टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंट्रूजन की हम बात करते हैं, बेसिकली जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्या हुआ है। प्रॉब्लम जो है वो ये हुआ है जनाब कि दिसंबर 18, 2006 को जो है वो इन्हें पता चला है कि जनाब हमारे जो सिस्टम है ना वो हैक हुए। अच्छा, अगर आपको आई प्रीमियर कंपनी का केस याद हो, आई प्रीमियर कंपनी के केस में जो हमने डिस्कस किया था डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इन अटैक्स का जो पर्पस होता है वो आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना होता है। लेकिन आई प्रीमियर कंपनी के केस में हमने लर्न किया था कि ये जो जिनका जो डीडॉस अटैक था, इट वाज नॉट जस्ट अ डीडॉस अटैक, देयर वाज एन इंट्रूजन एज वेल। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है कि एक हैकर ने जो है वो आपके इंटरनल सिस्टम तक जो है वो एक्सेस हासिल कर लिया, और उस एक्सेस को हासिल करने के बाद जो है उसने आपके सिस्टम में क्या चेंजेस किए, ठीक है, इनका पता चलाना जो है बहुत जरूरी होता है। के केस को अगर हम दोबारा रेफर करें तो इंट्रूजन के जब भी होती है तो इंट्रूजन के केस में जो है ये बात का पता चलाना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट वाज द स्केल ऑफ दिस इंट्रूजन। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि जब इंट्रूजन हुई है तो इंट्रूजन के बाद उसका स्केल क्या क्या चीजें चेंज हुई है, ठीक है, ताकि हम सिस्टम को जो है वो उनकी पुरानी पोजीशन पे जो है वापस ले जा सके। और नंबर 2, टू डिटरमाइन वेदर द इंट्रूडर इज स्टिल इन द सिस्टम और नॉट, और वो जो जोर उसने इस्तेमाल किया था आपके सिस्टम में जो है वो इलीगली एंटर होने के लिए, क्या वो डोर जो है वो सारे के सारे आपने क्लोज कर दिए या नहीं कर दिए। तो बहरहाल दिसंबर 18, 2006 में दे लर्न दैट देयर वाज एन इंट्रूजन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है वो 2 कंसल्टेंट्स को जो है उन्होंने हायर किया, जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन एंड IBM। और IBM ने जो है वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके बाद उन्होंने उनको दिसंबर 21 को जो है IBM ने जो है उनको इन्फॉर्म किया कि यस आपके सिस्टम में जो है वो इंट्रूजन हुआ है, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये कहा कि जो भी इंट्रूडर है वो इंट्रूडर जो है वो अभी तक आपके सिस्टम में मौजूद है। एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी वरीसम फॉर TJX कॉर्पोरेशन कि अगर इंट्रूडर जो है वो अभी तक हमारे सिस्टम में मौजूद है तो इसका मतलब जो है वो ये आवर बिजनेस इज स्टिल कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और जो 2 इंपॉर्टेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी जो उन्होंने कंसल्ट की,
पहली थी जनाब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, FBI, और दूसरा इन्होंने कंसल्ट किया यूएस सीक्रेट सर्विस। यूएस सीक्रेट सर्विस को कंसल्ट करना जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि यूएस सीक्रेट सर्विस का जो एम्बेट है या जो उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है वो नॉर्मली ये साइबर सिक्योरिटी के केसेस जो है वो नहीं आते। दिस इज अ स्पेसिफिक परव्यू ऑफ द FBI। लेकिन बहरहाल उन्होंने यूएस सीक्रेट सर्विस को भी जो है वो उन्होंने एंगेज किया और यूएस सीक्रेट सर्विस ने जो है वो उनको कहा कि जनाब के अभी जो है वो आप ये जो इंट्रूजन हुई है इसका जो है पब्लिक डिस्क्लोजर आप ना करें, ठीक है। उन्होंने कहा कि जनाब पब्लिक डिस्क्लोजर किए बगैर हम आपको जब बताएंगे तब आप पब्लिक डिस्क्लोजर कीजिएगा, अदरवाइज जो है अभी आप रुक जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कंपनीज और ये जो चेक प्रोसेसिंग कंपनीज है इनको ये बता दें कि जनाब के इंट्रूजन हुआ है, ताकि वो अपने एंड पर जो उनको सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं वो ले लें। फरवरी 21, 2007 को TJX ने जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट की, ठीक है, कि जनाब के कब से कब तक जो है हुआ। उन्होंने जनाब बताया कि जनाब हमारे सिस्टम में जो पहला जो इंट्रूजन हुआ था वो हुआ था जुलाई 2005 में, और इसके बाद जो है वो देयर वर सब्सिक्वेंट इंट्रूजन इन 2005 एंड अगेन फ्रॉम मिड टू मई 2006 टू मिड टू मई जनवरी 2007। अभी जो डेट्स थी, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो दिसंबर 18, 2006 में जो है वो उनको पहले पता चल रहा है, और उसके बाद जो है बाद में वो अनाउंस करना है कि जनाब के 2005 से लेकर जो है वो मिड जनवरी 2007 तक जो है वो ये हैकिंग की अटेम्प्ट जो है वो होती रही हैं। तो दैट सिंपली मींस के कस्टमर्स को जो ये बात बताने के लिए जा रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट, बल्कि नॉट ऑलमोस्ट, मोर देन 1 month लेट इन इन्फॉर्मिंग द कस्टमर दैट देयर सिस्टम्स वर बीइंग हैक्ड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी वरीसम, और ये हम आगे चल के देखेंगे कि जो कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स था वो भी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट था इस बारे में कि जनाब कि आपने जो है वो हमें बहुत देर से जो है आपने इन्फॉर्म किया है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो थी उनके साथ ये थी जनाब कि जब इन्होंने इंट्रूजन का जब इनको पता चला है, ठीक है, तो इन्होंने अपना जो पुराना डेटा था, दे वर कीपिंग देयर डेटा ऑफ अराउंड 3 years, और इससे पुराना जो डेटा था वो इनकी रूटीन प्रैक्टिस थी कि वो उसको जो है पर्च कर दिया करते थे या डिलीट कर दिया करते थे। तो फॉर एग्जांपल इनके पास जो है वो 2002 से लेकर जो है वो 2005 तक का डेटा जो है, या फॉर एग्जांपल 2002 तक का डेटा जो है इनके पास मौजूद नहीं था। अब प्रॉब्लम जो है ये हुई कि जनाब कि अब जब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब कि कितना डेटा जो है कंप्रोमाइज हुआ है, कितने कस्टमर का डेटा जो है कंप्रोमाइज हुआ है। तो केस जो है बताता है कि जब इन्होंने रिपोर्ट फाइल की तो इन्होंने कहा कि जनाब के 46 मिलियन जो पेमेंट कार्ड्स का डेटा है वो कंप्रोमाइज हुआ है। लेकिन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने इनके खिलाफ जो है जब लॉ सूट फाइल किया तो उन्होंने कहा कि जनाब के देयर वर 94 मिलियन पेमेंट कार्ड्स कंप्रोमाइज। तो इससे पता चलता है कि जो TJX मैक्स है, ठीक है, इनके पास डेटा कंप्लीट नहीं था, ठीक है। अब जब डेटा कंप्लीट नहीं था, लॉग फाइल्स नहीं थी, इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो पहले मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज द स्केल ऑफ द इंट्रूजन अटेम्प्ट, कितना डेटा कंप्रोमाइज हुआ है, क्या चीज कंप्रोमाइज नहीं है, दैट सिंपली मींस कि TJX को जो है वो इस बात का पता नहीं था, दे डिड नॉट हैव द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, उन्होंने सिंपली ये कहा कि जनाब कि वी डू नॉट बिलीव दैट कस्टमर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वर कंप्रोमाइज्ड because before storage on the Framingham system they are separately encrypted in US, Puerto Rican and Canadian stores at the pin pad, and because we do not store pin in the Walford system. अब अगर आप सिंपली इस पैराग्राफ को देखें तो यहाँ से अगर मुझे जो है फॉर एग्जांपल सिस्टम के बारे में और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में अगर मुझे नहीं भी पता, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ के मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है कि ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन है या जो प्रोसेसिंग है वो किसी एक सिस्टम पे नहीं हो रही, देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि जब यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व है इस पूरी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए, तो क्या ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और बाकी तमाम बातें कर रहे हैं, क्या ये सिक्योरिटी जो है एंड टू एंड है, क्या तमाम के तमाम जो काम उन्होंने किए हुए हैं, जो तमाम के सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या तमाम के तमाम सिस्टम जो है ये सिक्योर्ड है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जनाब के जब आप मल्टीपल सिस्टम्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके पास एक सिंगल फॉर एग्जांपल ERP सिस्टम नहीं है कि जिसकी मदद से जो है वो आप ट्रांजैक्शन को अक्रॉस द बोर्ड आप प्रोसेस कर सकें, तो देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल थ्रेड्स। ये बात हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक सिंगल सिस्टम के बजाय हमारे पास जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ
आईटी सिस्टम जो है जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो पहला प्रॉब्लम जो है वो एक तो उनकी इंटीग्रेशन का होता है कि आप इनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देन देयर आर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स जिनको जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी का मसला होता है। उसके बाद जो है फिर वो आपकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो प्रैक्टिसेस जो है दे कैन नॉट बी सेम अक्रॉस द बोर्ड। सो ये इन चीज़ों के बारे में जो है वो केस में जो है वो उन्होंने इस तरह से बताया नहीं है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं तो वो केस को पढ़ के जो है हमें एक आइडिया हो जाता है कि जनाब के ये चीज़ें वाकई इस तरह से हो रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जनाब कि इन्होंने जब जब ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहे थे तो इनका बहुत सारा काम जो था वो वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू होता था। ठीक है, अच्छा, पेज नंबर 4 का पहला पैराग्राफ अगर आप देखें, सेकंड लास्ट लाइन, since April 7, 2004 the practice was to encrypt the information before it was stored। इनक्रिप्शन का मतलब जो है वो ये होता है कि आप अपने पास जो डेटा है उसको आप कोड कर दें, एक कोडेड फॉर्मेट में ले आए। ठीक है, और खास तौर से फॉर एग्जांपल जब डेटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ट्रैवल कर रहा हो, यानी कि नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि डेटा को जो है वो कोडेड फॉर्मेट में जो है वो ट्रांसफर किया जाए। उसकी वजह जो है वो ये कि अगर आप डेटा को जो है वो कोडेड फॉर्मेट में जो है वो ट्रांसफर नहीं करते तो आपके ये इशू जो है वो जाता है कि अगर उसको बीच में किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया तो उसको इंटरसेप्ट करने के नतीजे में जो है वो उसको डेटा जो है वो ध्यान लग जाएगा। अब इंक्रिप्शन का जो सिस्टम होता है उसमें दो कीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली जो होती है इंक्रिप्शन की होती है। इंक्रिप्शन की जो है आप समझ लेंगे ये सॉफ्टवेयर का वो कंपोनेंट है कि जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को कोड करता है, कोडेड फॉर्मेट में लेकर आता है। और दूसरी जो होती है वो आपकी डिकोडिंग की होती है। डिकोडिंग की का मतलब जो है वो होता है कि आपके पास अब जो कोडेड फॉर्मेट में जो डेटा है उसको प्लेन फॉर्मेट में या अनकोडेड फॉर्मेट में लेके आया जाए। जो डिकोडेड की होती है, डिकोडिंग की जो है ये रेसिपिएंट के पास मौजूद होती है, मतलब जिसको आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है। और इनकोडिंग की जो होती है ये सेंडर के पास होती है। ठीक है, तो बाय द यूज ऑफ दिस इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की वी मेक श्योर कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो बीच में अगर वो उस डेटा को जो है वो एक्सेस कर भी लेती है तो वो उस डेटा को समझ नहीं पाएगी। ठीक है, अप्रैल 7, 2004 से पहले, ठीक है, इनके पास जो है ये इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म जो था मौजूद नहीं था, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखते हैं जनाब कि अप्रैल 7, 2004 से पहले जो है इवन चाहे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने की बात करें या डेटा को स्टोर करने की बात करें, ठीक है, ये अपने डेटा को कोडेड फॉर्मेट में रखते ही नहीं थे, ये उसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रखते थे। इसका मतलब जो है ये हुआ कि जनाब के अगर आपने जो है इनको अपना कोई पेमेंट कार्ड डेटा दिया है एंड सो ऑन, तो ये समझ लें कि ये एक प्लेन वर्ड फाइल में या टेक्स्ट फाइल में जो है इनके पास पड़ा हुआ है। अब अगर वो टेक्स्ट फाइल जो है मेरे हाथ चढ़ गई तो उसका मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि मेरे पास जो है वो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद जो हम आगे चले तो हम ये देखते हैं कि जनाब कि जब ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन करते वक्त भी जो है ये बुनियादी तौर पर जो उनकी जो हमारी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती हैं, ठीक है, ये उनको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो है इनका जो डिफरेंट सिस्टम है, कोई सिस्टम जो है वो इनकी जो पेमेंट कार्ड की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको कोड करता है, कुछ कोड नहीं करते। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस की भी जो है ना जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है। किसी ने फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर जो है वो उसको अडॉप्ट किया है, किसी ने उसको किसी टाइम पर अडॉप्ट किया है। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। ये एक बात जो है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट नजर आती है कि यहाँ पर कोई कोहेरेंट, ठीक है, आईटी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, कि आपने जो है वो अपने सिस्टम को जो है किसे चलाना है, आपने किसे सिक्योर करना है। ठीक है, और उसके ये मैं आपको बुनियादी तौर पर मैं आपको पहले बता दूंगा, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो है वो लगता ये है कि जनाब उनका शुरू से जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जनाब कि हमने सेल्स बढ़ानी है। सेल्स बढ़ाने के लिए जो है वो आपका जो आईटी सिस्टम है, जो उसकी सिक्योरिटी है, वो एक बड़ा बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बट इट सीम्स के जो आपके जो बिजनेस जो लीडर्स हैं वो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर ऐसी कोई खास तवज्जो नहीं दी। और ये बिल्कुल वैसी चीज है कि जो कि फॉर एग्जांपल हमने आई प्रीमियर के केस में भी जो हमने ऑब्जर्व की थी। अच्छा जी, अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पता ही चला जनाब कि ये जो इन पर हैकिंग अटेम्प्ट हुई है, ठीक है, ये ईस्टर्न यूरोपियन हैकर्स ने की है। और ईस्टर्न यूरोपियन हैकर्स ने जो क्या किया कि जनाब कि उन्होंने जो है वो डेटा को हैक करके उसे फ्लोरिडा में मौजूद हैकर्स के एक और ग्रुप को जो है पास ऑन कर दिया। ठीक है, और फ्लोरिडा में जो ये जो हैकर्स का ग्रुप मौजूद था उसने क्या किया कि उसने जो है वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बोगस क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो है वो डेवलप किए। बोगस क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब जो है वो ये है कि आपने एक प्लास्टिक मतलब एक क्रेडिट कार्ड आपने डेवलप किया जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो रियल है, ट्रू है। ठीक है,
लेकिन वो कार्ड जो है बैंक ने इशू नहीं किया हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जनाब के वो उस कार्ड को लेके किसी गैस स्टेशन पे यानी पेट्रोल पंप पे, ठीक है, मतलब ऐसी तमाम जगहों पे कि जहाँ पे सेल्फ चेकआउट होता है। सेल्फ चेकआउट का मतलब क्या है कि आपने अपना कार्ड किसी को शो नहीं करना। पहले अगर आप यूएस में किसी पेट्रोल पंप पे, जिसको वो नॉर्मली गैस स्टेशन कहते हैं, अगर आप गैस स्टेशन पे जो है वो पेट्रोल पंप भरवा रहे हैं तो पेट्रोल भरवाने के बाद जो है वो एक सेल्फ चेकआउट कियोस्क होता है कि जहाँ पर आप सिंपली अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दें और अगर आपका क्रेडिट कार्ड जो है थ्रू हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। सो व्हाट दैट इज दैट कि उन्होंने जो है वो इस तरह की तमाम जो जगह थी उनके ऊपर जो है वो जो बोगस क्रेडिट कार्ड जो डेवलप करते थे वो उनको इस्तेमाल करते थे। इसके बाद दूसरा काम जो है वो ये करते थे कि उनको ये रिस्क होता था कि जनाब के अगर जो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड ओनर है उसे जैसे ही पता चला कि जनाब के फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को या बैंक को कॉल करके जो है वो उस कार्ड को डीएक्टिवेट करवा देगा। तो वो उनका एक टेक्निक जो थी वो ये थी कि दे टूक दिस बोगस कार्ड्स टू सम बिग बॉक्स स्टोर्स और वहां पे जाके जो है वो उन कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए गिफ्ट कार्ड्स परचेज कर लिया करते थे। अब गिफ्ट कार्ड का मतलब जो था वो ये होता था कि जनाब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल XYZ स्टोर में जाके एक $400 का गिफ्ट कार्ड अगर आपने परचेज कर लिया है, तो गिफ्ट कार्ड वाज मेंट टू बी सम सॉर्ट ऑफ कैश दैट कैन ओनली बी यूज्ड एट दिस पर्टिकुलर स्टोर। मिसाल के तौर पर जो है मैं अमेजोन पे गया और मैं अमेजोन पे जाके मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक $200 का मैंने गिफ्ट कार्ड परचेज किया और वो $200 का गिफ्ट कार्ड जो है फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपने किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को या फॉर एग्जांपल मैंने अपने बेटा बेटी को मैंने दे दिया और मैंने कहा कि भाई आपने जो है अगर शॉपिंग करनी हो और आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिंपली जो है वो आप इस अमाउंट की शॉपिंग जो है इस गिफ्ट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तो आपने शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद जो है वो आपने कैश प्रोवाइड करने के बजाय आपने जो है वो ये गिफ्ट कार्ड जो है ये आपने प्रेजेंट किया, तो वो आपका जो अमाउंट है वो कवर हो जाएगा, यू विल नॉट हैव टू पे। अब गिफ्ट कार्ड जो है वो आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं ऐसा रहता है कि जैसे आपके पास प्राइस बॉन्ड होते हैं। आप जब प्राइस बॉन्ड बाय करते हैं तो प्राइस बॉन्ड जो है वो बिल्कुल एक कैश की तरह की चीज है कि जनाब के उसको आपने जब तक अपने पास रखना है आप रख लें, एंड व्हेन यू फील कि जनाब कि आपको जो है कैश की जरूरत है तो उसके बाद जो है आप नेशनल सेविंग सेंटर में जाएं और आप जो है वो उस प्राइस बॉन्ड को जो है रेंडर करें और उसी जगह आपको कैश मिल जाएगा। एंड दे विल नॉट आस्क यू कि जनाब फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस बॉन्ड है ये आपके पास जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है ना। But you can actually keep this price bond as a cash for as long as you want. So this is a similar thing that they did. That they used these credit cards at the point of sales where the checkout was self checkout, ठीक है, ताकि वो उसको क्विक ट्रांजैक्शन में जो है पैसा जो है निकलवा सकें। और दूसरा जो है उन्होंने ये जो गिफ्ट कार्ड जो थे गिफ्ट कार्ड उन्होंने वो बाय करते थे, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई सारी स्कीम के जनाब, ये सब कुछ जो है वो हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जनाब कि ये जो सारा का सारा जो मतलब इतना बड़ा जो हैकिंग है इंट्रूजन हुई है, ठीक है, ये इसके रीजंस क्या थे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो जनाब अगर इस केस स्टडी हमको बता दी है कि देयर वर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंप्रोमाइजेस, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ व्हिच इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ डिड इट हैपन, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ अटैक, ठीक है। कौन कौन थे जनाब? Encryption, wireless attack, USB drives at in-store kiosks, processing logs, and compliance and auditing practices, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं जनाब के एक एक चीज को देखते जाते हैं। इंक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने इंक्रिप्शन को, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी क्योंकि आपको अपने जो कस्टमर का जो डेटा है उसको जो है पूरे फॉर्मेट में रखना होता है, बट इट सीम कि उन्होंने उस टेक्निक को जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इन्होंने जो इंक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल की, इंक्रिप्शन टेक्निक उन्होंने वो इस्तेमाल की कि जो कि इनको इनके सॉफ्टवेयर वेंडर ने प्रोवाइड की थी, मतलब जिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे उसने उनको जो इंक्रिप्शन टेक्निक जो है प्रोवाइड की, उन्होंने उसी को जो है इस्तेमाल किया। उन्होंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन प्रैक्टिसेस इस्तेमाल नहीं की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वेंडर की टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रहे कि अगर वो सॉफ्टवेयर वेंडर किसी वजह से कंप्रोमाइज हो जाता है तो इसका मतलब जो है वो ये है कि अब उसने जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, वो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई। और जब वो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आप किसी भी तरह से जो है वो ये नहीं कह सकते कि आपके अपने सिस्टम सिक्योर्ड है, ठीक है। Similar thing happened with them that they only relied on the encryption technology provided by their software vendor, ठीक है। एंड जो बाद में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए उस इन्वेस्टिगेशन से जो उनको पता लगा कि जनाब जो हैकर्स थे, हैकर्स के पास जो है वो डिक्रिप्शन की मौजूद थी
कि जिस डिक्रिप्शन की को फॉर एग्जांपल TJX मैक्स इस्तेमाल किया करता था इन ऑर्डर टू डिकोड द डेटा। तो दैट सिंपली मींस कि जनाब वो खुश थे कि जनाब कि हमने जो है इंफॉर्मेशन को जो है डिकोड कर लिया है, और डिकोडिंग की जो है फॉर एग्जांपल सिर्फ हमारे पास है, या सिर्फ हम उसको जिसको हम देंगे वो उसको डिकोड कर सकता है। पता चला जनाब कि वो डिकोडिंग की जो है वो सिर्फ खुश होने के शिकार थे कि उनके पास मौजूद है। दैट डिकोडिंग की वाज ऑलरेडी अवेलेबल विद द हैकर, ठीक है। So that was a big blow. They did not know that. They came to know when that actually happened. इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट थिंग थी वो थी जनाब वायरलेस अटैक्स, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि जनाब के अगर आप ये यहाँ पे पढ़ें ये वायरलेस अटैक में ये जो सेकंड पैराग्राफ है, द थीव्स पॉइंटेड अ टेलीस्कोप शेप्ड एंटेना, इसको पढ़ के जो है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे जो है कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है, कि उन्होंने जो है वो एंटेना जो है वो स्टोर की तरफ पॉइंट किया हुआ है और लैपटॉप कंप्यूटर के पास रखा हुआ है, और जनाब ये जो उनके पास जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनको इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो आपके पास एक डिवाइस होती है जिससे जो है वो बारकोड स्कैन करते हैं, और इसके बाद जो है वो जो डेटा जो है वो आपके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में जो है वो ट्रांसफर होता है, और उसके बाद वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो है वो आपके सर्वर से जाके कनेक्ट होता है ट्रांसफर कंप्लीट करने के लिए। TJX के जो स्टोर्स थे उनके पास जो है वो ज्यादातर जो इक्विपमेंट था दैट वाज वायरलेस, ठीक है। तो जो जितना भी डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा था वो वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू हो रहा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इनक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, इनक्रिप्शन टेक्निक जो है ये बुनियादी तौर पर जो है ये सॉफ्टवेयर वेंडर की जो प्रोवाइडेड इनक्रिप्शन टेक्निक थी उनको प्रोवाइड यूज कर रहे थे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो व्हाट द हैकर्स डिड दैट दे एक्चुअली डिजिटली एवसड्रॉप्ड का मतलब क्या है कि स्टोर के बाहर बैठ के जो है वो उनकी जो वायरलेस कम्युनिकेशन थी उसको जो है मॉनिटर कर रहे थे, एंड दे वर एक्चुअली कैप्चरिंग द डेटा एंड दे डिड नॉट नो दैट बिकॉज दे नेवर थॉट कि जनाब के इस तरह की कहानी भी इनके साथ जो है वो हो सकती है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड दैट the hackers were able to actually intercept this data, ठीक है। They even discovered the usernames and the passwords of multiple users on their network. और इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि once they know the username and the password, ठीक है, तो अब वो ये रहा था कि जनाब कि वो बाहर से बैठ के, ठीक है, आपके वायरलेस नेटवर्क पे जो है वो एंटर हो सकते हैं, और जब वायरलेस नेटवर्क जब एंटर होके जब वो सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम जो है वो ये होगा कि अगर आपने अपने नेटवर्क पे कोई फायरवॉल लगाई हुई है, इफ यू रिमेंबर द फायरवॉल इज द कंप्यूटर दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइडर्स, ठीक है। बट इफ सम हैकर इज इनसाइड योर सिस्टम, so then your system or your firewall will not consider this hacker as an outsider, it will be an insider. तो जनाब जब वो इनसाइडर हो गया तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि अब तो कोई आपके पास तरीका ही नहीं है उसको जो है रोकने का, राइट। सो दैट वाज अ बिग इशू स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर वायरलेस सिस्टम। इसके बाद जनाब यूएसबी ड्राइव्स जो है वो माशाल्लाह आपको बताया गया वो हर लैपटॉप में आती हैं, सिमिलरली अपने डेस्कटॉप सिस्टम में भी होती हैं, लेकिन ये जो यूएसबी ड्राइव होती है ना दे कैन बी रियली ट्रिकी एज वेल, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने जो है वो सॉफ्टवेयर जो है फॉर एग्जांपल हैकिंग सॉफ्टवेयर कोई भी वो आपने अपनी यूएसबी ड्राइव पे आपने स्टोर करना है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू कनेक्ट दिस यूएसबी टू द कंप्यूटर, ठीक है, एंड देन दिस सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द सिक्योरिटी इनेबल्ड एट दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, the software can be copied onto the system, and then this system with the help of this particular software will become an agent of the hacker, ठीक है। इनके बाद भी जो है फॉर एग्जांपल ये जो उन्होंने कियोस्क लगाए हुए थे, कियोस्क का मतलब जो है वो होता है फॉर एग्जांपल जैसे आपने एटीएम मशीन देखी होगी, ठीक है, एटीएम मशीन में आपको स्क्रीन नजर आती है, उस स्क्रीन के पीछे जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ होता है जो कि आपको नजर नहीं आता, तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड अ कियोस्क। इनके बाद भी इस तरह के कियोस्क थे कि जिनको बुनियादी तौर पर जो है वो प्राइस ट्रैकिंग के लिए, इसके अलावा जो है अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है दिस एंड दैट उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो इन सिस्टम्स के ऊपर भी जो है वो यूएसबी पोर्ट्स मौजूद थी। ये यूएसबी पोर्ट जो थी ये बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होते थे माउस और प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कोई पूछ सकता है कि जनाब के क्या सिस्टम्स जो थे मॉनिटर नहीं होते थे? भाई सिस्टम मॉनिटर होते होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो कभी क्रिसमस शॉपिंग सीजन देखा हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर यूएस स्टोर में, ठीक है, आपको नहीं पता होगा फॉर एग्जांपल कि जनाब के ये कियोस्क पे जो है वो कौन खड़ा हुआ है, और अगर आपसे फॉर एग्जांपल TJX मैक्स की जैकेट पहनकर अगर आप सिस्टम में खड़े हुए हैं और अगर आपने कोई यूएसबी पोर्ट पे जो है अगर यूएसबी लगाई हुई है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, हाउ डू आई नो दैट वेदर यू आर अ TJX मैक्स एम्प्लॉई और नॉट, ठीक है। और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि उनका जो फोकस जो है सारा का सारा जो है वो सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। आईटी सिक्योरिटी जो है वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है जो कि अगर हुआ नहीं हुआ, ठीक है।
प्रोसेसिंग लॉग्स की मैंने पहले बात की थी, इनके पास डेटा कंप्लीट नहीं था, काफी सारा डेटा जो था उन्होंने रूटीन प्रैक्टिस के तहत जो है वो डिलीट कर दिया था। तो उनको जो है वो यही भी समझ में नहीं आ रहा था कि जनाब कि एक्चुअली जो मेरे हमारे पास जो डेटा कम जो लॉस हुआ है उस डेटा की जो है वो एक्सटेंड क्या है। कंप्लायंस प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, PCI DSS, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है फॉर रिटेलर्स दैट एक्चुअली यूज द पेमेंट कार्ड्स फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है। इन्होंने जो बाद में अपने कोर्ट में अपना जो रिस्पॉन्स सबमिट किया, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जिबिट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके जो है वो कितने स्टैंडर्ड थे, ठीक है। तो इनकी इस स्टैंडर्ड की 12 रिक्वायरमेंट थी कि जनाब आप अगर पेमेंट कार्ड जो है प्रोसेस करते हैं तो ये 12 रिक्वायरमेंट जो है वो आपके IT सिस्टम को जो है फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। TJX Max ने उन 12 में से 9 रिक्वायरमेंट जो कि फुलफिल नहीं की हुई थी, और दैट सिंपली मींस कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी इनसिक्योर सिस्टम। अगर हम ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की हम बात करें, ठीक है, तो ऑडिटिंग प्रैक्टिस में हम जो है ये देखते हैं कि ये लेवल 1 बिजनेस है। लेवल 1 बिजनेस का मतलब क्या है कि जनाब कि इनका जो जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था, ठीक है, इट वाज मोर देन 6 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। अब जब आप मोर देन 6 मिलियन क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पर ईयर, तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि यूएस के हिसाब से आपका जो बिजनेस है उसको कैलकुलेट कहा जाएगा लेवल 1 बिजनेस। और लेवल 1 बिजनेस के लिए जरूरी होता था कि जनाब के साल में इसका, ठीक है, एक ऑन साइट ऑडिट होगा और क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो उसके नेटवर्क को जो है स्कैन किया जाएगा इन ऑर्डर टू नो कि जनाब के इनके नेटवर्क के ऊपर जो है वो कोई नॉन वल्नरेबिलिटीज मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अब अगर हम ऊपर देखें कि जनाब कि ये PCI DSS की 9 रिक्वायरमेंट्स को तो फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हम ये देखते हैं कि जो ऑडिटर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि जनाब कि ये जो 9 रिक्वायरमेंट्स है ये फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जनाब कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने ऑडिटर्स को पैसा खिलाया है, क्या किया, व्हाटएवर इट इज, बट इट लुक लाइक कि ऑडिटर्स ने अपना काम प्रॉपर्ली जो है वो नहीं किया। इवन जो है वो ये है कि आप जब TJX जो है वो कस्टमर का डेटा जो है वो बहुत तवील अर्से तक अपने पास जो है वो रख रहा था, उस वक्त भी जो है वो ऑडिटर्स ने जो है नोटिफाई नहीं किया कि जनाब कि आप जो है वो अपने पास जो डेटा रख रहे हैं इतने तवील अर्से तक, ठीक है, ये जो है ये सही नहीं है। और अगर आपने इसको इतने तवील अर्से तक जो है अपने पास रखना है देन यू मस्ट हैव सम स्ट्रांग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस व्हाइल दे डिड नॉट हैव देम। ओके जी, अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको हम आगे चलते हैं जनाब। अब डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, बहरहाल इनके ऊपर जो है वो सीरीज ऑफ लॉ सूट्स हुए, ठीक है, और जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जनाब के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है लॉ सूट उनके ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अब इनके जो नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मिस्टर रेचल, ठीक है, ये पहले जो है कनाडा में जो है एक रिटेल स्टोर चेन के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। इनको जो है वो समझ लें कि मतलब अगर हम क्रूड में बात करें, TJX ने जो है बेवकूफ़ बना के जो है उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया है। अब जब ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बने हैं तो उनको पता चला है कि जनाब की जो इंट्रूजन हुई है TJX के पास, इसका स्केल क्या। लेकिन अब क्योंकि ये अब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन चुके हैं, गर्दन फंस चुकी है, तो अब इन्हें जो है वो सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम जो है उनकी ये है कि टू का बताता हूँ, ये जरा आप कस्टमर ने जो उनको लेटर लिखा है ये जरा उसको गौर से देखिए, गौर से पढ़िए इसको, ठीक है, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर TJX। काइंडली रीड दिस लेटर। अच्छा, आप इसमें देखें जनाब, ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये एक कस्टमर नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी मल्टीपल कस्टमर दैट विल बी कमिंग अप। तो अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इन्होंने अपने आप को ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में डिफेंड करना है बल्कि लॉन्ग टर्म में भी डिफेंड करना है, ठीक है। सो इनका जो प्लान है दैट प्लान हैज टू बी वेरी एलैबोरेटिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कि जनाब हमने जो है वो शॉर्ट टर्म में अपने आप को कैसे सिक्योर करना है और लॉन्ग टर्म में कैसे सिक्योर करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये मतलब लेटर दिखाने का पर्पस जो था वो ये था कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं अब आपको ये दिखाता हूँ जनाब, ये देखिएगा, ठीक है, ये है जनाब वो स्टैंडर्ड की जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसके जो है वो 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 6 ऑब्जेक्टिव के बाद जो है वो उसकी जो है ये आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि इसकी कितनी सारी जो है वो तकरीबन 12 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती है, ठीक है। 12 रिक्वायरमेंट में से जो है वो 9 रिक्वायरमेंट जो थी फुलफिल नहीं की थी इन्होंने,
तो अब जब 9 रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी जो है एंटरप्राइज आईटी सिक्योरिटी है उसका लेवल जो है वो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, अब मैं आपको जो है वो बीच बीच में जो है वो चीज़ें दिखाता जाता हूँ और मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा मैं। तो अगर ये देखिए हमें मल्टीपल एस्पेक्ट जो है आई वुड लाइक टू हाईलाइट। पहला एस्पेक्ट जो है वो ये है कि तुमने बात की थी अपने उसकी ऑडिटिंग प्रैक्टिस की और कंप्लायंस की। ठीक है, अब अगर आप ये पहली लाइन पढ़ें, द कंपनी कलेक्टेड टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, the company collected too much personal information, kept it too long and relied on weak encryption technology to protect it, ठीक है, putting the privacy of millions of its customers at risk। तो बेसिकली जो अगर हम बात करें ना केस की बॉटम लाइन की कि केस में हो क्या रहा है, ठीक है, क्रक्स है आपके इस केस का, ठीक है, कि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको कलेक्ट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, यू आर कीपिंग इट फॉर टू लॉन्ग। आपने अगर मतलब जो दुनिया भर में आपके पास जो कंज्यूमर प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन जो लॉज होते हैं वो एक्सक्लूसिवली आपसे डिमांड करते हैं कि अगर आपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर 1 आपने कस्टमर को बताना है कि जनाब कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो किस पर्पस के लिए कलेक्ट की जा रही है। ठीक है, नंबर 2 आपने ये भी बताना होता है, ठीक है, कि आप इस इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने पास स्टोर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद वो जो ड्यूरेशन की बात है ना, ड्यूरेशन की बात जो है खासतौर से इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खासतौर से ये आपसे डिमांड करती हैं कि अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को एक तवील अरसे तक जो है अगर आपने अपने पास रखना है तो आपने इस बात की एश्योरेंस देनी होती है, गारंटी देनी होती है कि जनाब के आप नंबर 1 इस इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नंबर 2 आपके जो सिस्टम्स हैं, आपके सिस्टम जो है दे प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है देन दे विल नॉट अलाउ यू टू डू सो। ठीक है, और इन्होंने जो है बहरहाल इसको रखा, और जो सबसे बड़ा सिन था वो क्या था, वीक एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी। अगर हम एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी को साइड में रख देते हैं तो हम सिंपल सा ये कहेंगे कि दे रिलाइड ऑन द लीस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमने आपको पीसीआई डीएसएस दिखाया उसमें तो आपने 9 रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की ना, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड था उसको तो आपने जो है कंप्लाई किया नहीं है। ठीक है, सो मल्टीपल सिंस दैट यू कमिटेड। लेकिन अब जरा ये देखें आप कि ये स्टेटमेंट दे कौन रहा है, जरा पढ़े ये स्टेटमेंट किसने दी है। प्राइवेसी कमिश्नर ऑफ कनाडा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस मतलब ये जो स्टेटमेंट है इस और ये स्टेटमेंट की डेट पढ़िएगा क्या है, 26 सितंबर 2007। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के जो पहली इन्फ्रेंस जहन में आती है वो ये कि इनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल जब उन्होंने वो अपनी वो फाइलिंग सबमिट की है कोर्ट में तो अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन क्या कर रहा था। भाई देखो ना, मैं तुम्हें लाइन दिखाता हूँ, ये देखो प्रोसेसिंग लॉग की। In its filing before the US Securities and Exchange Commission, TJX had put the number of credit cards at risk at 46 million, but in their filing in the court, the banks had placed the number at 94 million. ठीक है, तो ये जो माशाल्लाह से 48 मिलियन का फर्क है। $48 मिलियन कार्ड्स का डेटा वो कह रहे हैं उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि इन्होंने जो कंप्लायंस डेटा इनको सबमिट करना होता था तो वहां पर भी जिन लोगों को सबमिट करना होता था, इसका मतलब है कि वहां पर भी काम पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट था। ठीक है, अब उसका कोई भी रीजन हम लोग कह लें, पाकिस्तान होता तो फौरन कहते हैं पैसा खिलाया होगा, हो सकता है वहां पर भी खिलाया हो, मतलब इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम सिंपल सही कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जनाब अब आप उस पर आ जाए, ऑडिटर्स पर आ जाए। ठीक है, ऑडिटर्स ने भी अपना काम नहीं किया, जो आपको पीसीआई डीएसएस फॉलो करना था आपने फॉलो नहीं किया ना। जी सर। और ऑडिटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया। ठीक है,
ऑडिटर्स ने इस बात पर भी क्वेश्चन नहीं किया टीजीएक्स को कि भाई आप ये कस्टमर का डेटा जो है वो इतने तवील अरसे तक जो है वो क्यों रख रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल आप रख रहे हैं तो उसके बाद जो है वो आप ऑल टुगेदर पूरा का पूरा डेटा डिलीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और Yes, ये sir. देखें, सम ऑफ द स्टोलन इंफॉर्मेशन वाज फ्रॉम ट्रांजैक्शंस कंक्लूडेड एज लॉन्ग एज 2002, ठीक है। आपने जो है वो क्या कहते हैं 2002 और से पहले का डेटा डिलीट कर दिया, और माशाल्लाह से वो सारा का सारा डेटा जो है हैकर्स के पास मौजूद है, सही. ठीक है। और आप जो है वो आगे रिपोर्ट भी नहीं कर रहे कि जनाब कि ये वो कार्ड्स हैं जो कि कंप्रोमाइज हो गए। और याद रहे कि 7 अप्रैल 2004 से पहले का जो डेटा था वो तो इनक्रिप्टेड होता ही नहीं था। So now you are looking at the gravity of the situation कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, और जिस तरह से हमने आई प्रीमियर कंपनी की हमने बात की थी ना, तो मैंने आपको ये लाइन दिखाई थी, पेज नंबर 3 के टॉप की लाइन आप देख लें, प्रॉफिटेबल सेल्स ग्रोथ, सही. ये है टारगेट आपके बिजनेस लीडरशिप का, ठीक है। यही वो टारगेट था कि जो कि आई प्रीमियर कंपनी की टॉप लीडरशिप का था। आई प्रीमियर के केस में भी जो टॉप लीडरशिप थी उसने जो आईटी, याद है आई प्रीमियर कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था कि इनका जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था उसने एक सिक्योरिटी प्लान जो है बनाया था, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वो ये सोच ही रहे थे कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने जो है वो उस प्लान को जो है बैक बर्नर पे रख दिया और उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और नतीजा जो है वो जो निकला वो आपके सामने कि ना सिर्फ जो है वो बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, बल्कि उन्होंने जो है वो इंट्रूजन भी हुआ, इंफॉर्मेशन भी कंप्रोमाइज हुई। और उसमें जो है वो जो उससे भी बड़ा वो जो क्या कहते हैं उनके लिए जो सेटबैक था वो ये था कि उनके नेटवर्क से उनके कॉम्पिटिटर के खिलाफ डीडीओ एसिड अटैक लॉन्च किया गया। मतलब Yes. इतना वीक सिस्टम, इतनी वीक एंटरप्राइज सिक्योरिटी, यू कैन नॉट टॉलरेट दैट, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जाम्पल जब 6B 8B में जब मैं लेक्चर दे रहा था तो वो वहाँ पे जो है सवाल हुआ कि सर ये तो नहीं हो सकता, और ये तो देखें ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, और ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको कैसे मिस आउट किया जा सकता है। तो भाई अब आपको मैं क्या बताऊं, आपके सामने जो है रियल सिचुएशन मौजूद है, ठीक है। 17.6 बिलियन डॉलर पर ईयर का रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी के साथ ये हाल हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है वो Yes, sir. ये है कि छोटी छोटी बातें ही मिस होती हैं अगर जो है वो आप अपने जो टारगेट है उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। जब आप आईटी सिक्योरिटी की आप बात करेंगे, आईटी सिक्योरिटी जो है वो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही आता है कि आईटी सिक्योरिटी, ठीक है, या आईटी मैनेजमेंट जो है ये एक्सक्लूसिवली ये एज्यूम किया जाता है कि जनाब ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है और ये जो बिजनेस के जो लोग हैं इनका इसमें कोई रोल ही नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि बिजनेस के जो लोग होते हैं उन्होंने पैसा प्रोवाइड करना होता है आईटी इन्वेस्टमेंट के लिए, आईटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उनकी तवज्जो सिर्फ होती नहीं है, उनकी सारी तवज्जो जो है इस बात पर होती है कि जनाब कि हमारी जो 6 फिगर सैलरी है वो 9 फिगर हो जाए, 12 फिगर हो जाए, आगे बढ़ती जाए, ठीक है। आईटी को हमेशा ये कंसिडर किया जा रहा है अरे यार ये तो वही वो कंप्यूटर वाले लोग हैं, इनके ऊपर जो है पैसा खर्च करना बेकार होता है, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव से जो है बात करके देखिएगा, किसी भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और उसके ख्यालात से आपको पता लग जाएगा कि जनाब के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है या वो सिंपली जो है वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये वो डिस्क्रिपेंसी है कि जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। कितने पैसे इन्होंने बचाए होंगे इस आईटी सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट ना करके, मतलब कम से कम आपके सिस्टम में इतनी तो सोफिस्टिकेटेडनेस हो, सोफिस्टिकेशन हो कि जनाब के दूसरा आदमी जो है वो थोड़ी देर को पता हो जाए कि अच्छा नहीं भाई वाकई कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। वो कह रहा है मुझे समझ में आ गया कि हुआ क्या है, तुमने जो है जब मैं अपनी उस सामान रिटर्न करने के लिए गया था तुमने मुझसे जो है वो मेरा ड्राइवर लाइसेंस और ये इन्फॉर्मेशन और वो सब कुछ तुमने मेरा अपने पास लेके रख लिया। मतलब अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि जिससे मैं आइडेंटिफाई किया जा सकता। तुम्हारे पास मेरा नाम है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ। और वो भी तुमने क्या किया है, बिल्कुल ये समझ लो कि जैसे वो होता है ना कि अपने पास रजिस्टर में जो है वो कच्ची पेंसिल लिख के रख लिया, विच इज अ क्राइम एक्चुअली। तो अब अगर हम इसको जो है वो क्या कहते हैं अगर हम समाप्त करें तो दिस केस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल टू टीच अस द बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें जो है वो अगर आप ये इसमें जो ये एग्जिबिट आपकी है ये सारी की सारी डेफिनेशन तो आप याद नहीं कर सकेंगे,
but these are the glossary of the terms, various terms that are used in the security and information protection. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा आप रिव्यू कर लीजिएगा. तो this case first of all tells us the basics of IT security. Number two, it teaches us one very important lesson, that if the IT security is not a business objective, right, then it can never be effective. अगर ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, आप अगर ये नहीं समझते हैं कि जनाब कि आईटी सिक्योरिटी को अगर मैं सही तरीके से नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस सही तरीके से नहीं चलेगा. ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मार्केटिंग मेरा कोर डिपार्टमेंट है, अगर मैं मार्केटिंग सही नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा. यही होता है ना? Yes. ठीक है, तो जब तक मैं यही बात आईटी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचूंगा कि जनाब आईटी सिक्योरिटी अगर सही नहीं होगी तो मेरा बिजनेस सही नहीं चलेगा, तब तक जो है वो ये कंपनी के साथ होता रहेगा. ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आईटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईटी पीपल. आपने जो है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को लात मार दी, गुस्से में आगे वो बेचारा मेल फंक्शन करना शुरू कर दिया, आपने आईटी डिपार्टमेंट वाले को बुला के कहा यार अभी तक तो सिस्टम सही चल रहा था, ये देखो इसको एकदम से क्या हो गया. भाई एडमिट कर लो कि तुमने सिस्टम को लात मारी है. ठीक है, पीपल विल नॉट एडमिट दैट. वो कहेंगे नहीं जी हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ है. वो क्यों 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 होता है? वो कहता है यार ये कंप्यूटर वालों को तंग करने में मजा आता है. ठीक है, ये इस किस्म की जो फनी चीजें नहीं होती हैं, आप जब फील्ड में जाएंगे ना आप देखेंगे कि जनाब के लोग जो है ना वो इसको जो है वो सीरियस नहीं लेते. अच्छा, इसके बाद जनाब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये जनाब कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप बात करते हैं ना इसकी ऑब्जेक्टिव्स की, तो objectives of the organization and objectives of the government organizations are totally different. अब मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको चीज दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा. इन्होंने दो गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व किया था. ठीक है, एक इन्होंने एफबीआई को इन्वॉल्व किया था और एक यूएस सीक्रेट सर्विस को इन्होंने इन्वॉल्व किया था. ठीक है, यूएस सीक्रेट सर्विस के बारे में तो मैंने अपने कंसर्न पहले आपको शो कर दिया कि भाई यूएस सीक्रेट सर्विस को यहाँ पे इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है. ठीक है, यूएस सीक्रेट सर्विस का एम्बिट जो है वो साइबर सिक्योरिटी नहीं है. ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो है द सिक्योरिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट. ठीक है, जो सर्विंग है या एक्स है. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है. साइबर सिक्योरिटी जो है वो एम्बिट है एफबीआई का. बहरहाल उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, पता नहीं हो सकता है इनके कोई चाचे मामे हो सीक्रेट सर्विस में, उन्होंने कहा यार बुला लो उनको भी. सीक्रेट सर्विस ने उनको क्या कहा कि पब्लिक डिस्क्लोजर ना करो जब तक हम ना कहें. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दिखाता हूँ, जिससे आप ये भी कान खड़े हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो पैराग्राफ आप है ना हाउ डिड इट हैपन के ऊपर, ठीक है, जरा इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन 6 पढ़े. ठीक है, दे वर अंडर ऑब्जर्वेशन बाय द सीक्रेट सर्विस. अब ये बिल्कुल देखा बिल्कुल वैसा ही है. आपने जो है वो कहा कि भाई मुझे जो है वो फला जो ग्रो है ना उसने जो है वो लूटा है, और आप पहुंच गए एफआईए के पास. ठीक है, एफआईए में आप जिन लोगों के पास पहुंचे उनको आपने बताया जी मुझे फला ग्रुप ने जो है मुझको चीट किया है, मुझे फाइनेंशियल क्राइम किया है. अब आपको तो नहीं पता. ठीक है, लेकिन एफआईए वाले जो है फॉर एग्जाम्पल वो उस ग्रुप के पीछे बहुत पहले से पड़े हुए हैं. ठीक है, और वो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं उनके खिलाफ, और वो चाहते हैं कि एविडेंस इतनी इकट्ठी हो जाए कि उसके बाद जब वो उनके खिलाफ केस करें, उस ग्रुप को गिरफ्तार करें, तो उन्हें जो है वो अदालत में अपना केस प्रूव करने में मसला ना हो. सही है. अब यहाँ पर अगर आप देखें इसका मतलब जो है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट सर्विस ने उन्हें टीजेएक्स को पब्लिक डिस्क्लोजर करने से इसलिए मना किया क्योंकि वो उस ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे थे. सो मे बी उनका ख्याल ये हो कि जनाब कि अगर पब्लिक डिस्क्लोजर हो गया तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप जो है अलर्ट हो जाएगा, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देगा, और जब अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करेगा तो सीक्रेट सर्विस वाले जो इतने अरसे से इसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं और केस क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी एफर्ट लॉस हो जाएगी. ठीक है, तो आप सीक्रेट सर्विस वाले जो है केस को इम्पोर्टेंस देंगे या टीजीएक्स को इम्पोर्टेंस देंगे?
मिसाल के तौर पर जो है बैंक इस्लामी पहुंचता है FIA वालों के पास, ठीक है ना। अब FIA वालों ने कहा हाँ भाई ठीक है, अब तुम्हारा जो नुकसान होना था वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तुम जरा चुप होके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो इनके खिलाफ पहले से काम कर रहे हैं, और अगर तुमने शोर मचाया तो ये लोग अलर्ट हो जाएंगे और इसके बाद हमारी सारी मेहनत जो है वो मट्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें एक बात का और पता चलता है कि भाई अगर आपने गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना है तो जो मोस्ट रेलेवेंट एजेंसीज हैं आप सिर्फ उनको इन्वॉल्व करें, और उनको भी जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि भाई के जिन एजेंसीज को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनको आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के फुलफिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने काम को फुलफिल करना चाहते हैं। तो अब अगर वो आपको जो है वो कोई सजेशन दे रहे हैं तो उस सजेशन के ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके बिलीव करने के बजाय आपको ये गौर करना होगा कि आपको ये सजेशन क्यों दी गई है। समझ में आ रही है बात आपके? जी सर। तो कल Yes, sir. का खुदा ना खास्ता आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसा सिलसिला हो तो आपको भी जो है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सजेशन दे तो आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? फॉर वन रीजन, इनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स अलाइन नहीं है, ठीक है। सही। तो जनाब दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस केस, ठीक है। इसके बाद जो है वो जितनी मैंने बातें बताई हैं उसको बाद जब केस को दोबारा आप तरह गौर से बहुत वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा अब